तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में देखो हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में ये बोला था कि ना आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम लोग एवरेजेस भी बोलते हैं। और एवरेजेस हम लोगों ने कहा था कि दो टाइप का होता है। सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम लोग एवरेजेस भी बोलते हैं। टू टाइप का ये हमारे लिए होता है, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेज को हम लोग रीड कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने एएम जीएम एंड एचएम को रीड करा था। पोजिशनल एवरेज में हम लोगों ने मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू को रीड किया था और यहां तक हम सारी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ना हमारे पास जो लॉजिक बनकर आता है वो ये रहता है कि इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने जब एएम जीएम एचएम को फिनिश किया था ना, तो इसके कुछ रिलेशन रीड किए। लाइक हमने कहा था कि सारे वैल्यू अगर हमारे लिए सेम होते हैं तो हमने कहा था ना कि एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम होता है। अगर हमारे लिए पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वेरिएबल होते हैं तो हमने कहा था कि एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम होता है। तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप हम लोगों ने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम हमारे लिए हो जाता है। फिर हमने कहा था कि अगर वेरिएबल का एएम जीएम एचएम में से कोई दो दे दिया जाए तो थर्ड फाइंड आउट करने के लिए जीएम इक्वल टू रूट एएम इंटू एचएम हम लोग लिखते हैं। ये हम लोगों ने उस समय रीड किया था जब एएम जीएम एचएम को कर लिया था। तो अब जब हम लोग ना बेटा मीन मॉड मीडियन वगैरह सारा कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो अब मीन मॉड मीडियन से रिलेटेड रिलेशनशिप आता है। आज की क्लास में हम लोग ऐसा लॉजिक पढ़ेंगे जो नेक्स्ट 3 चैप्टर में भी वापस यूज आएगा। उस लॉजिक को हमने अच्छे से सीखना है क्योंकि वो हमारे लिए अगेन वापस यूज आएगा। अब देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर हमारे लिए कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेटा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं और इसको ना रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो अगर कभी भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन उस सिचुएशन को कहते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए बेल शेप बनता है। तो अगर बेल शेप बने ना बेटा, तो ये जो हाई पीक वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारे लिए मीन मोड मीडियन हमारे लिए बनकर आता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो याद रखिएगा मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन हमारे लिए होता है। तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सिचुएशन में बेटा हमारा मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेल शेप बनता है, मतलब जो मिडिल वाली वैल्यू बीच में जो सीरीज में वैल्यू होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो यही जो वैल्यू हमारे लिए बनकर आती है, इसी वैल्यू को हम लोग मीन भी बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं और मीडियन भी बेटा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन अगर बेल शेप ना बने, मतलब यू शेप जे शेप मिक्स्ड कर्व बनता है, तो फिर हमने कहा था उससे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना बोलकर एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलते हैं। एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं और इरेगुलर बेटा हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। उस सिचुएशन में बेटा हमारे लिए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। इस सिचुएशन में जब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एसिमेट्रिकल को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको स्क्यूड भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए ना मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। मतलब ना मीडियन बीच में होता है, मीन सबसे बड़ा होता है और मोड सबसे छोटा होता है। दो बातें हैं, ध्यान से समझ लें। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो मीन मोड मीडियन इक्वल होता है, और अगर एसिमेट्रिकल इरेगुलर या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड हमारे लिए आंसर बनकर आता है। अब अगर आप जरा सा सोचेंगे ना, तो देखो मीन सबसे लार्ज वैल्यू होती है उस सीरीज की और मोड सबसे स्मॉल वैल्यू होती है। तो मैं एक पॉइंट आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ना मीन एंड मोड का जो डिफरेंस होता है ना, वो मीन एंड मीडियन के कंपैरेटिव ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मीन सबसे बड़ा है,
मोड सबसे छोटा है तो जो दोनों में दूरी होगी ना, दोनों में डिफरेंस होगा मीन एंड मोड में, वो मीन एंड मीडियन के कंपैरेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि मीन के जस्ट बाद मीडियन ही वैल्यू रहता है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो कम होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा। और ये डिफरेंस भी बोला ये जाता है कि एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन माइनस मोड जो होता है वो हमारे लिए 3 मीन माइनस मीडियन के इक्वल होता है। मतलब मीन एंड मोड का जो डिफरेंस होता है ना, वो मीन एंड मोड का जो डिफरेंस है वो मीन मीडियन के डिफरेंस का 3 गुना होता है। तो ये भी याद रखना, 3 बार एग्जाम में इसी को टिक लगाने का क्वेश्चन आया है और एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आया है। मीन माइनस मोड इज ऑलवेज इक्वल टू ट्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। तो मीन एंड मोड का डिफरेंस ज्यादा होता है और ये मीन एंड मीडियन में होने वाले डिफरेंस से 3 गुना हमारे लिए डिफरेंस होता है। फिर एक रिलेशन ध्यान रखना, अगर सारे वैल्यू के हैं तो मीन मोड मीडियन भी के होगा। ये अपन ने तो एम जी एम एच एम में भी पढ़ा था, सारे वैल्यू इक्वल है, तो सारे वैल्यू 5 5 5 5 5 है बेटा, तो आप लोगों के लिए एम भी 5 होगा, मीडियन भी 5 होगा और मोड भी हमारे लिए 5 होगा। तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल दो केस में होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक अगर आप लोगों के लिए ना सारे वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे लिए ना बेटा एम जी मीन मोड मीडियन तीनों हमारे लिए इक्वल होते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, उस लॉजिक को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान ले मेरे x है 2 and 4, मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इसका ना मीन निकालो, एम निकालो, लाइक मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा एक्स करा, या मेरे लिए 6, ये तीनों आगे के 3 चैप्टर में भी काम आएगी ये प्रॉपर्टी, इसलिए ध्यान रखना। तो एक्स बार बेटा सिग्मा एक्स अपॉन एन 2 है, तो मेरा मीन आया 3। ठीक है, मैं अब अगर आपसे ऐसा कह दूं कि इन सारे वैल्यू को प्लस कर दो बेटा बाई 2, 2 से बढ़ा दो, इन सब वैल्यू को इंक्रीज कर दो, तो मेरे नए सीरीज के वैल्यू बेटा 4 एंड 6 हो जाएंगे। तो सिग्मा एक्स मेरे लिए 10 हो जाएगा, एक्स बार बेटा मेरे लिए 10/2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। देखो मैंने क्या करा, अगर सारे वैल्यू को इंक्रीज बाय 2 कर दिया ना, तो मेरा मीन भी इंक्रीज बाय 2 हो गया, 3 से इंक्रीज होकर 5 हो गया। तो अगर मैं ये बोलता कि इन वैल्यू को बेटा ना डिक्रीज बाय 2 कर दो, चलो, तो नए x 2 में से 2 जाता तो 0 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो सिग्मा x अब बेटा मेरे लिए 2 होता और x बार मेरे लिए सिग्मा x अपॉन n बेटा 2 था तो 1 होता। देखो मैंने अगर वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करी ना, तो मेरा मीन भी उतने से इंक्रीज हो गया है, सब्सट्रैक्ट करी तो मेरा मीन भी उतने से सब्सट्रैक्ट हो गया है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि इन वैल्यू को ना बेटा मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो देखो नए वैल्यू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 बेटा 8 हमारे लिए हो जाएगा, सिग्मा एक्स 12 हो जाएगा, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 12/2 6 हो जाएगा। अगर मैंने सारे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2 किए हैं तो मेरा नया मीन भी देखो 3 से मल्टीप्लाई 2 होकर 6 हो गया। अगर मैं आपसे कहता है कि इन वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2/2 करता तो 1 आता, 4/2 करूंगा तो 2 आएगा, सिग्मा एक्स बेटा मेरे लिए 3 हो जाएगा। तो अब मेरा एक्स बार 3/2 इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, 3 में डिवाइड बाई 2 होकर 1.5 आया। इस पूरे एग्जाम्पल से आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि अगर हम लोग ना किसी सीरीज की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए हर बार, ऐड करूं, तो मेरा मीन मोड मीडियन भी बेटा उतने से ही ऐड हो जाएगा। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरा मीन मोड मीडियन भी उतने से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूं तो बेटा मीन मोड मीडियन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड करें तो मीन मोड मीडियन भी बेटा हमारे लिए उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक सीरीज है जिसका मीन है मान लीजिए 10, मैं कहूँ सीरीज के सारे वैल्यू बेटा हमने 3 ऐड करा, तो मेरा नया मीन बेटा ना 10 + 3 होकर 13 हो जाएगा। मैं बोल दूं कि मेरे किसी सीरीज का मीडियन बेटा 5 है, मेरे सारे वैल्यू को -3 करा, तो मेरा नया मीडियन बेटा 2 हो जाएगा।
मैं बोलूँ कि मेरा सीरीज का ना बेटा मीन यहाँ पर मान लीजिए 8 है, मैंने सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 4 करा तो मेरा नया मीन बेटा 32 हो जाएगा। और मैं कहूँ कि मैंने सीरीज को डिवाइड बाई 4 करा तो मेरा नया मीन फिर बेटा 8/4 होकर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी सीरीज के वैल्यू को किसी कांस्टेंट वैल्यू से ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारे मीन मोड मीडियन भी उतने से ही ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर पुराना नहीं रहेगा, नया आंसर आ जाएगा चेंज होकर। अगर 2 प्लस करा था तो नया मीन 2 प्लस होकर आ गया, 2 लेस करा था तो लेस होकर आ गया, मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई होकर आ गया और डिवाइड करा तो डिवाइड होकर आ गया। इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी पर मतलब मीन मोड मीडियन पर मेरे लिए सीरीज की वैल्यू को ऐड, लेस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का इफेक्ट होता है। प्लीज ध्यान देना पूरा, अगर मैं ऐड लेस का इफेक्ट किसी पर होता है तो उस इफेक्ट को ना हम लोग चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। उस इफेक्ट को हम लोग चेंज इन ओरिजिन कहते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का जो इफेक्ट आता है ना, उस इफेक्ट को हम लोग चेंज इन स्केल कहते हैं। इसका मतलब मेरा सीरीज का वैल्यू बेटा चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है एंड चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होता है। चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट याद रखना प्लस एंड माइनस का इफेक्ट है। सीरीज के कांस्टेंट सीरीज के वैल्यू को अगर कांस्टेंट वैल्यू से प्लस एंड माइनस करने से सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर चेंज होते हैं तो इसे चेंज इन ओरिजिन इफेक्ट कहते हैं। और मल्टीप्लाई डिवाइड होने से आंसर अगर चेंज होते हैं तो उसे चेंज इन स्केल इफेक्ट कहते हैं। तो मेरे सेंट्रल टेंडेंसी चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होते हैं एंड चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होते हैं। इस रीजन से अगर एक लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये मैथमेटिक्स की एक लीनियर इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन ना बेटा अगर मेरे पास x के वैल्यू है तो मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ a एंड b कांस्टेंट होते हैं। लाइक मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे लिए 2 प्लस 3x। अब मान लो मैं कहूँ कि बेटा x की वैल्यू 5 है तो मैं y निकाल सकता हूँ 2 प्लस 3 इंटू 5, 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17 आ जाता है। ठीक है, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ये इक्वेशन ना बेटा y का वैल्यू फाइंड आउट करने का इक्वेशन है इन केस इफ यू हैव वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन में ये जो a है ना बेटा, ये जो a है a2, ये कहलाता है चेंज इन ओरिजिन का वैल्यू। और ये जो b है ना, इस b को बोलते हैं मतलब 3, ये होता है बेटा हमारे लिए चेंज इन स्केल का वैल्यू। a चेंज इन ओरिजिन का वैल्यू है, b बेटा मेरे लिए चेंज इन स्केल का वैल्यू है। ये बता रहा है x से y तब बना, x सीरीज से y सीरीज तब बना टेक्निकली जब मैंने x के वैल्यू को b से मल्टीप्लाई किया और आने वाले प्रोडक्ट में a ऐड कर दिया तो y आ गया। क्योंकि मेरे सेंट्रल टेंडेंसी पर ओरिजिन का भी इफेक्ट होता है एंड स्केल का भी इफेक्ट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ना अगर मुझे x ना देकर x का मीन मोड मीडियन दे दे, x का मीन मोड मीडियन दे दे, तो मैं इसी इक्वेशन में x की जगह अगर x के मीन मोड मीडियन रख दूं ना बेटा, तो मेरे लिए y नहीं आकर y के मीन मोड मीडियन निकल कर आ जाएंगे। थोड़ा समझना ध्यान से, ये इक्वेशन बेटा y के मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करने का नहीं है टेक्निकली, ये तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने का है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ y। ये इक्वेशन हमने y के सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए नहीं लिखा था, ये इक्वेशन जो बना था ये तो y के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखा था। बट यहाँ पर ना सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन का भी इफेक्ट होता है, स्केल का भी इफेक्ट होता है। इसलिए अगर आप x की जगह x के मीन मोड मीडियन रख देंगे ना तो y की जगह बेटा y के मीन मोड मीडियन निकल कर आ जाएंगे। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। हो सकता है आगे आने वाले चैप्टर में इक्वेशन है, मान लो आगे आने वाले में, अभी कंफ्यूज मत होना, a प्लस बी एक्स, मैं कह दूं कि उस मेजरमेंट में ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता है, तो फिर उस सिचुएशन में ना मेरा a काम का नहीं होगा, तो फिर y का मेजरमेंट मेरे लिए ना उस वो भी जो भी हम लोग मेजरमेंट रीड करेंगे वो सिर्फ bx के इक्वल होगा। मान लो मेरी इक्वेशन बेटा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और किसी चैप्टर में ना ओरिजिन का इफेक्ट होता है ना स्केल का, तो ना a यूज आएगा ना b यूज आएगा, सिर्फ मेजरमेंट y इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये आगे आने वाले चैप्टरों में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है,
मेरे लिए ना बेटा यहाँ पर ना तो ओरिजिन का इफेक्ट होता है, ना ही बेटा हमारे लिए स्केल का इफेक्ट होता है। सॉरी, ओरिजिन का भी इफेक्ट होता है एंड स्केल का भी इफेक्ट होता है, इसलिए a प्लस बी एक्स इक्वेशन में a भी काम का है, a ओरिजिन का वैल्यू है, b हमारे लिए स्केल का वैल्यू है, दोनों यूज आएंगे, इसलिए x की जगह x के मीन मोड मीडियन को पुट कर दोगे तो y की जगह बेटा हमारे लिए y के मीन मोड मीडियन निकल कर आ जाएंगे। ये 5 प्रॉपर्टी पॉइंट अपने ध्यान रखने हैं। अगर हमारे पास बेटा ना सिमेट्रिकल रेगुलर फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसको बेटा हम लोग नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो इस सिचुएशन में ना बेटा हमारे लिए मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। एज सिमेट्रिकल इरेगुलर या आप लोगों के लिए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप लोगों के लिए बेटा ना रिलेशनशिप एक और यहाँ भी ध्यान रखना है, एक्स बार ग्रेटर देन होता है मीडियन इक्वल टू मोड, तो एक्स बार बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से, और इनमें डिफरेंस अगर कहूँ तो मीन माइनस मोड बेटा हमारे लिए 3 मीन माइनस मीडियन के इक्वल होता है। और एक अगर बेटा ना मीन मोड मीडियन में से कोई दो दे दिया जाए तो थर्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होता है। तो अगर मीन मोड मीडियन जैसे am gm hm तीन में से दो दे रखा होता था ना, तो gm इक्वल टू रूट am इंटू hm लिखते थे। ऐसे ही अगर हम लोगों को मीन मोड मीडियन में से कोई दो दे दिया जाए तो थर्ड फाइंड आउट करने के लिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार करेंगे। फिर अगर सारे वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब 555 है, तो मीन मोड मीडियन जीएमएचएम सारे ही कांस्टेंट ही होते हैं। सारे वैल्यू एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड किए जाएं सेम वैल्यू से, तो मीन मोड मीडियन भी उतने से ही एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएंगी। इस तरीके से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में अगर x की जगह x बार रखोगे तो y का मीन आ जाएगा, x की जगह बेटा मोड ऑफ x रखोगे तो y का मोड आ जाएगा, और x की जगह मीडियन रखोगे तो y का मीडियन निकल कर आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी पॉइंट्स है, ये हमने ध्यान रखने हैं, और इसके क्वेश्चन बेटा हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा आपको कितना क्या समझ में आता है, लिस्ट लाइक तो किया कीजिए, कमेंट ना भी करें तो कुछ तो हमें जज हो कि आप लोगों को रियली में हम लोग जो स्टडी करा रहे हैं उसका कोई मतलब भी सेंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मॉड्यूल क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है बेटा इसके हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर गिवन, वाई इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 3, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बेटा मीडियन हमारे लिए x का 20 है, मीडियन ऑफ x गिवन है 20, तो मीडियन ऑफ y निकालो। y का मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी है ना बेटा, तो सिंपल सा x की जगह x का मीडियन रख दो, क्योंकि यहाँ ओरिजिन भी काम का है स्केल भी काम का है, तो 2 इंटू 20 माइनस 3 करोगे, 40 माइनस 3 बेटा 37 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, with the relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 equal to 0, आपको am ऑफ u का फाइंड आउट करना है, सॉरी u का दे रखा है 10, am v का निकालना है। am आप लोगों को v का फाइंड आउट करना है, तो v का अर्थमेटिक मीन निकालना है ना बेटा, पहले हम लोग इस इक्वेशन को v का बनाएंगे, इस इक्वेशन को v का इक्वेशन कन्वर्ट करूँ तो v इधर रहने दो बेटा LHS में, बाकी सब RHS में भेज दो, प्लस का 2u बेटा माइनस 2u, प्लस का 7 बेटा माइनस 7, अब u की जगह u का am रख दो, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 7 माइनस 27 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। थर्ड, if x and y are related by x minus y minus 10 equal to 0, और x का मोड गिवन है 23, मोड ऑफ y फाइंड आउट करना है,
तो इस इक्वेशन को y का बनाना पड़ेगा ना, तो y इधर रहने दो, माइनस वाई इधर रह जाएगा, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10। ये माइनस वाई की इक्वेशन है ना, तो y की बनाने के लिए बेटा साइन सारे चेंज कर दो, यहाँ से माइनस हटाओगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 10, और x की जगह हम लोग 23 रख दें x का मोड, तो y का मोड बेटा हमारे लिए 13 निकल कर आ जाए, 37 माइनस 27 और ये 30। ये आपके मॉड्यूल के सेट बी के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सेट बी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे 20, जो कि मैंने लेक्चर वाइज बाइफ्रिकेट कर कर अपनी अपनी पोजीशन पर आपको दे दिए, वो सेट बी हमारे लिए कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन मीडियन मोड बेटा हमारे लिए इक्वल होते हैं। वही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा मीन मीडियन मोड हमारे लिए इक्वल होंगे। हाँ, अगर स्क्यूड स्क्यूड बोले तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने कहा था डिफरेंस लिखा हुआ है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है, तो मीन मीडियन मोड, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है। अगेन वही है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन होता है, बट ये एलएचएस आरएचएस इधर उधर लिखे हुए तो एक ही बात है तो बेटा। अच्छा, अगला मीन एंड मोड का डिफरेंस 63 है, तो मीन एंड मीडियन का डिफरेंस निकालना है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मीन माइनस जो मोड होता है, ये डिफरेंस, ये हमारे लिए 3 मीन माइनस मीडियन। अब मीन एंड मोड का डिफरेंस 63 दे रखा है, मीन एंड मीडियन का डिफरेंस x मान लें, x निकल जाएगा 63/3, 21 हमारे लिए आ जाएगा। मीन एंड मोड का डिफरेंस बेटा 3 मीन माइनस मीडियन होता है, तो हम निकाल सकते हैं, 21 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। मीन फॉर द डाटा 6 4 1 6 5 10 3 इस 5 है, इसका मीन 3 है। अगर सारे वैल्यू इंक्रीज बाय 2 करोगे तो नया मीन भी इंक्रीज बाय 2 होगा। हमने अभी कहा ना बेटा, चेंज इन ओरिजिन होगा, ये एग्जैक्ट इफेक्ट होगा। 5 में 2 ऐड इंक्रीज होकर नया मीन 7 आ जाएगा। अगर सारे आइटम रिड्यूस कर दूं मैं 15 से, तो नया अर्थमेटिक मीन भी बेटा रिड्यूस बाय 15 हो जाएगा। अगला कह रहा है मीन ऑफ 20 आइटम्स, 20 आइटम का मीन है 5, सारे वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 5 करूं तो नया मीन भी मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। चेंज इन स्केल का इफेक्ट है, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, पुराना मीन 5 था, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो नया मीन भी मल्टीप्लाई बाई 3 होकर 15 हमारे लिए आंसर बन जाएगा। इफ द वेरिएबल x एंड z आर सो रिलेटेड, और z की वैल्यू बेटा ax प्लस b से आया है, लीनियर इक्वेशन है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। कॉन्स्टेंट वैल्यू का मतलब वो बार बार चेंज नहीं होता है, ए और बी तो वही रहता है, एक्स बदलते जाओ वाई रखते जाओ। तो अगर मैं एक्स की जगह बेटा एक्स बार रखूंगा तो जेड वैल्यू की जगह जेड का बार आ जाएगा। इस जेड का मतलब जेड सीरीज है, जैसे वाई सीरीज बोल रहे हैं वैसे जेड सीरीज है। तो ऑब्वियसली ट्रू है ना बेटा, एक्स की इस इक्वेशन में अगर आप एक्स की जगह एक्स बार रखेंगे तो जेड की जगह जेड बार हमारे लिए फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, in a moderately skewed distribution the value of mean and median are 12 and 8, then the value of mode निकालना है। बेटा मीन एंड मीडियन दे रखा है तो मोड निकालने के लिए आप 3m माइनस 2x बार लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें, 3 इंटू मीडियन बेटा हमारा 8 है, और 2 इंटू मीन बेटा हमारा 12 है, 24 माइनस 24, तो ये 0 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। अगले में कह रखा है कि मोड इन मीन गिवन है बेटा, मीडियन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होता है। z हमने गिवन है, और z है बेटा हमारे लिए 32.1, मीडियन हमें निकालना है, x बार हमारा 35.4, मीन 32.1 3m माइनस 70.8, ये माइनस का इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा,
32.1 plus 70.8 is equal to 3m. 102.9 is equal to 3m. m निकाल सकते हैं 102.9 अपॉन 3. तो ये हमारा आंसर बेटा 34.3 निकल कर आ जाएगा. तो ये हमारा 34.3 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. एक बार आंसर की जरूर बना ले प्रॉपरली बेटा नोटबुक में, ताकि आगे कभी भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको यूज कर पाए. सिर्फ कर मत रख देना, नहीं तो भूल जाओगे कैसे क्वेश्चंस हुए थे या क्या वे हमने यूज किया था. इसलिए प्रॉपर आंसर की रख. 11th क्वेश्चन में भी मीन गिवन है, मोड गिवन है, मीडियन निकालना है. फॉर्मूला वही z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. z गिवन है बेटा 2.13. मीडियन हमने निकालना है. x बार बेटा हमारे पास 3.57. 2.13 3m माइनस 3.57 था हमारे लिए. 7.14 माइनस का इधर ले आओ. 9.27 इक्वल टू 3m. तो 3.09 बेटा हमारे लिए आ जाएगा. तो ये आंसर हमारा 3.09. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. वही मोड गिवन है, मीन गिवन है, मीडियन निकालना है. तो फॉर्मूला होता है हमारे लिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. क्वेश्चन में मोड 18 गिवन है, मीडियन निकालना है. x बार बेटा हमारा 24. 3m माइनस 48, माइनस का 48 इधर ले आए, प्लस का 48. तो ये हमारे लिए 66 इक्वल टू 3m. m इक्वल टू बेटा हमारे लिए 22 आंसर आ जाएगा. थर्टीन. एक चीज देखो, चैप्टर फिनिश होने को आ रहा है, आप एक चीज जज करोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते ना. बहुत इजीली बस आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखने और उससे क्वेश्चंस को सोल्व करने. ऑब्जेक्टिव पैटर्न है हमारा. क्वेश्चन में कह रखा है कि 200 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम मार्क्स बेटा आप लोगों के पास. मीन एंड मोड गिवन है, वही मीडियन निकालना है. तो फॉर्मूला हमारे लिए होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. z गिवन है बेटा हमारा 46 है मोड क्वेश्चन में. मीडियन निकालना है. x बार बेटा हमारे लिए 55.6 है. 55.6 111.2 माइनस का इधर ले आओ, प्लस 46 प्लस 111.2 157 157.2 इक्वल टू 3m. m इक्वल टू 157.2 अपॉन 3. तो ये हमारा 52.4 आंसर आ जाएगा. 52.4 हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14.
x एंड y आर रिलेटेड, x माइनस वाई, ये ऊपर भी करा था हमने, मॉड्यूल क्वेश्चन ही है। मोड गिवन है बेटा x का, तो मोड निकाल सकते हैं y का। पहले y इक्वेशन बनाना पड़ेगा। माइनस वाई इधर रहने दें, बाकी सब उधर भेज देंगे, तो प्लस का x उधर गया, माइनस एक्स, माइनस का टेन गया, तो प्लस टेन। ये y का इक्वेशन बना दो, साइन बदल दो, माइनस एक्स y का वैल्यू हो रहा है ना, तो सारे साइन बदल जाएंगे। x माइनस टेन, x से बेटा 23, मोड है x का, तो ये 13 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ऊपर भी करा था हमने, सेम क्वेश्चन ही। ये तो यही कर लेते हैं। मीन है बेटा x का 50, तो u का मीन निकालना है, तो x की जगह x का मीन 50 रख दो ना। 10 प्लस 5 इंटू 50, 10 प्लस 250, 260 बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका सारे सेंट्रल टेंडेंसी बेटा हमारे लिए रिलेशनशिप के साथ फिनिश होता है। एक थ्योरी पॉइंट्स के लिए रेयरली कभी एक दो चार बार कोई थ्योरी क्वेश्चन आया है बेटा एग्जाम में, बाकी सब ये प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चन थे। उसका सेट ए है हमारे मॉड्यूल में 20 क्वेश्चन, वो सब एक साथ ही करेंगे। उसके लिए एक टेबल हम लोग प्रैक्टिस करें, 5 मिनट का टॉपिक चैप्टर बचा है, और ये लेकर हम लोग चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो लास्ट थ्योरी पॉइंट के लिए एक टेबल बेटा, उस टेबल से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा, और उसी से आपका सेट ए फिनिश हो जाएगा। बेटा अब तक हम लोग क्या क्या रीड कर चुके हैं, देखिए हम लोग ना बेटा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो इस चैप्टर में ना हम लोगों ने एम रीड करा है, जीएम रीड करा है, एचएम रीड करा है, मीडियन रीड करा है, एंड मोड रीड करा है। ये हम लोग कैलकुलेशन कर चुके। 7 पॉइंट में आपको स्टडी करा रहा हूँ थ्योरी पॉइंट में। सबसे पहला अगर क्वेश्चन ऐसा कहे कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किस में होता है, इनमें से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कंबाइंड निकालना टू वेरिएबल का एंड नेचुरल नंबर का, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये फैसिलिटी सिर्फ एएम जीएम एचएम में होती है, इसलिए इनको मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। ये फैसिलिटी मीडियन एंड मॉड में नहीं होती है, इनको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। सेकेंड, पार्टीशन वैल्यू पर ऐसा कोई थ्योरी पॉइंट नहीं रखना है, ये आपको एएम जीएम एचएम मीडियन मोड 5 चीजों पढ़ लेने। सेकंड सिचुएशन हमारे लिए बनता है कि क्वेश्चन ऐसा कहे ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस कौन होते हैं। ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सीरीज के सारे वैल्यू किस में यूज आते हैं। ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब वो वैल्यूज जिसकी कैलकुलेशन में मिड वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, एंड इफ यू रिमेंबर मिड वैल्यू हम लोगों को एएम जीएम एचएम के लिए रिक्वायर्ड होती है। मीडियन एंड मोड बेटा ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होते हैं। मोड सिर्फ मोड क्लास पर बेस होता है, मीडियन सिर्फ मीडियन क्लास पर बेस होता है। इसलिए हमारे लिए बेटा ये ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं, सीरीज के सारे क्लास काम ही नहीं आते, सिर्फ मोड के लिए मोड क्लास ही काम आता है, मीडियन के लिए मीडियन क्लास ही काम आता है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसा कहे कि ओपन एंडेड क्लास में कौन मेजर होता है कौन नहीं होता है, तो याद आए तो ओपन एंडेड क्लास मैंने बताया भी था, ऐसी सीरीज जो यूं लिख दिया जाए लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड मोर देन, इसको ओपन एंडेड क्लास कहेंगे। यहाँ पर ये जो लेस देन 10 लिखा हुआ है, ये माइनस इंफिनिटी से 10 तक को प्रेजेंट करता है। ये 40 एंड मोर देन जो लिखा हुआ है 40 से प्लस इंफिनिटी तक को प्रेजेंट करता है। इस सिचुएशन को हम लोग ओपन एंडेड क्लास बोलते हैं। और इस सिचुएशन में आप एएम जीएम एचएम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मिड वैल्यू रिक्वायर्ड होता है, और मिड वैल्यू ओपन एंडेड में फर्स्ट एंड लास्ट क्लास का निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ मीडियन एंड मोड निकाल सकते हैं। और ओपन एंडेड में हमने पढ़ा भी था प्रॉपर्टी में, मीडियन की में ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट बेटा मीडियन होता है। हाँ यूजुअली सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो एएम है, बट हाँ ओपन एंडेड में सबसे बेस्ट हमारे लिए मीडियन होता है। फिर क्वेश्चन अगर कहे कि डिफिकल्ट कौन है इन सब में, तो ना बेटा जीएम एचएम दोनों डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपका जीएम होता है। तो आपसे ये पूछेगा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन किसकी होती है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन जीएम की होती है। फिर क्वेश्चन अगर ऐसा कि कौन यूनिकली डिफाइन है और कौन नहीं है, तो ध्यान रखना सिर्फ मोड यूनिकली रिजिडली डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं होना इन द सेंस
आपने पढ़ा था बेटा मोड हो सकता है आए भी और हो सकता है कि मोड नहीं भी आए किसी सीरीज का, इसलिए मोड बेटा हमारे लिए यूनिकली डिफाइन नहीं होता है, बाकी सब यूनिकली डिफाइन है। दो चीजें और थोड़ा सा ये ध्यान से समझिएगा, एक आता है इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट, और एक इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। दो बातें, एक तो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और एक आएगा बेटा हमारे लिए इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है? मान लो मेरे क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, थर्टी टू 40 एंड 40 to 50। बेटा ये जो क्लास की सबसे पहली और ये लास्ट वैल्यू जो है ना, इन दोनों वैल्यू को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये है कि मैंने किसी सीरीज के एम जीएम एचएफ मोड एंड मीडियन निकाल रखे हैं। अब अगर इस सीरीज के सिर्फ ये पहला और आखिरी वैल्यू चेंज कर दूं, किसके आंसर चेंज होंगे? बेटा इन दोनों वैल्यू को बदलने से उनके आंसर्स बदलेंगे जिनमें मिड वैल्यू रिक्वायर्ड हुई है, और मिड वैल्यू हम लोगों ने कहा है कि एम जीएम एचएम के लिए चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को बदलना इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू कहलाता है। इनको बदलने से आंसर किस किस के बदलेंगे? तो उनके आंसर बदलेंगे जहां मिड वैल्यू चाहिए, मतलब सर ना हमारे लिए इनका इफेक्ट एम जीएम एचएम पर तो होगा, मोड और मीडियन पर नहीं होगा, क्योंकि मोड और मीडियन बेटा हमारे लिए इन क्लासेस में जनरली नहीं निकलते हैं, मिड क्लासेस में आएंगे, इसलिए इनको बदल भी देना। इसकी जगह 48 भी लिख दो, इसकी जगह 10 आप 6 भी लिख दें, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू मतलब उन पहली और आखिरी वैल्यू को बदलने से किस किस का आंसर बदलेगा? तो एम सी एम एच एम का बदलेगा, मोड एंड मीडियन का नहीं बदलेगा। तुम तो ये ध्यान रखना मैक्सिमम इफेक्ट किस पर होता है? तो बेटा मैक्सिमम इफेक्ट बेटा हमारे लिए ए एम पर होता है इफ एक्सट्रीम वैल्यू को बदलने से। अब एक और कंफ्यूज वाला पॉइंट निकल सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट किस किस पर नहीं होता है? तो सर मोड एंड मीडियन पर नहीं होता है। अब ऑप्शन में मुझे मोड भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है, बट मुझे ये नहीं बोथ वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मुझे किसी एक को तो टिक लगाना ही पड़ेगा ना। तो मैं पहली प्रायोरिटी आंसर बेटा मीडियन को टिक लगाऊंगा। फिर से सुन लो, देखो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू सब एएमसीएम एचएम पर होता है, मोड एंड मीडियन पर नहीं होता है। मैक्सिमम इफेक्ट बेटा हमारे लिए एक्सट्रीम वैल्यू का मीन पर होता है। पूछे किस पर नहीं होता है? तो सर मोड एंड मीडियन पर नहीं होता है, बट दोनों में से भी किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, मतलब बोथ वाला ऑप्शन ना मिले तो आप मीडियन को पहले सेलेक्ट करना। लास्ट पॉइंट सेंट्रल टेंडेंसी फिनिश। अगर क्वेश्चन कहे कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट किस पर होता है, ध्यान रखना सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट तो सब पर होता है, मैक्सिमम इफेक्ट किस पर होता है बस ये पूछेगा, और वो आपका मैक्सिमम एएम पर होता है। सर अब ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या है? मान लीजिए मेरी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, मुझे इनका अर्थमेटिक मीन निकालना था। मैं क्या करता हूँ कि 100 का मीन ना निकाल कर इनमें से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेता हूँ सिर्फ, इसको कहते हैं सैंपल, और मैं इन 10 स्टूडेंट्स का मीन निकाल लूँ और उससे एस्टिमेट करूँ कि 100 का मीन कितना होगा। ये पहले एक सैम्पलिंग चैप्टर था आपके, अब नहीं है, बस इसलिए थ्योरी याद रख लेना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जिन 10 स्टूडेंट्स के मीन पहले सैंपल के रूप में काम में लिए थे, अब मैं किन्हीं और 10 स्टूडेंट के मीन लेकर अगर आंसर निकालूं, तो क्योंकि आपने पहले डेटा किन्हीं 10 और के लिए थे, अब किसी और के ले रहे हो, तो आंसर तो चेंज आएंगे ना, वो आंसर तो नहीं आएंगे जो पहले आए। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इसका मैक्सिमम इफेक्ट किस पर होता है? तो एएम पर होता है, बस इतना सा याद रख लेना। देखो 7 पॉइंट। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किस में होती है? तो बेटा एएम सीएम एचएम में होती है, मीडियन मोड में नहीं होती है। ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस कौन होते हैं? जहां जहां मिड वैल्यू चाहिए वो ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस होते हैं, और मिड वैल्यू एएम जीएम एचएम पर चाहिए, इसलिए वो ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। मीडियन एंड मोड बेटा ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक एक क्लास से ही कैलकुलेशन हमारे लिए होती है। ओपन एंडेड सीरीज में वो नहीं निकलते हैं जहां मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू एएम जीएम एचएम में चाहिए, इसलिए ओपन एंडेड में वो कैलकुलेट नहीं होते हैं। हाँ मीडियन एंड मोड कैलकुलेट हो सकते हैं। ओपन एंडेड में बेस्ट मेजरमेंट मीडियन होता है, यूजुअली सबसे बेस्ट बेटा एएम होता है।
सबसे डिफिकल्ट जीएम को मानते हैं, डिफाइन कौन नहीं है तो मोड नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट बेटा, मतलब पहली और आखिरी वैल्यू को बदलना एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट कहलाता है। ये एएम जीएम एचएम को इफेक्ट करता है, वो उन चीजों को इफेक्ट करेगा जहां मिड वैल्यू चाहिए, उनके आंसर बदल जाएंगे उन एक्सट्रीम वैल्यू को बदलने से। मैक्सिमम इफेक्ट बेटा एएम पर होता है, किस पर नहीं होता है तो मीडियन मोड पर नहीं होता है, बट दोनों में से भी कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़े तो मीडियन को सेलेक्ट करना। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन सबको इफेक्ट करता है, सैंपल बदल दे, नए नए सैंपल लेकर एनालिसिस करें तो नए नए आंसर आएंगे, मगर मैक्सिमम आंसर जो चेंज होते हैं वो एएम के हमारे लिए चेंज होते हैं। अब हम सेट बी कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी है, 2-5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। उल्टे से कर रहा हूँ मैं, रिवर्स ऑर्डर में। 20, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी 50% पर बेस होता है, तो 50% पर बेटा हमारे लिए मीडियन बेस होता है। लीनियर रिलेशन को कौन फॉलो करता है, लीनियर रिलेशन बोले तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की सिचुएशन को कौन फॉलो करता है, तो मीन मीडियन मोड तीनों फॉलो करते हैं। इस x की जगह मीन मोड मीडियन तीनों में से कुछ भी रख दो, आपके y सीरीज का मीन मोड मीडियन आ जाता है। इनमें से किस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, तो एएम जीएम एचएम में होती है, ऑल ऑफ दीज। क्वार्टाइल्स किससे निकलते हैं, तो ये पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वार्टाइल एंड मीडियन बेटा ओजाइव से हमारे लिए निकलते हैं। क्वार्टाइल सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है तो किसका कैलकुलेशन नहीं होगा, जीएम का कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कहा था जीएम के लिए सारे पॉजिटिव होने चाहिए प्रॉपर्टी में, लॉस नेगेटिव होगा इसलिए कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। पॉजिटिव डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है तो हमने बोला था बेटा एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। पॉजिटिव डिस्टिंक्ट का मतलब सारे वैल्यू अलग अलग है, तो एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। वेटेड एवरेज कब कंसीडर करते हैं, तो हमने कहा था वेटेड सिंपल एवरेज तब कंसीडर आता है जब सारे वैल्यू का इंपॉर्टेंस सेम है। वेटेड एवरेज तब आता है जब सारे वैल्यू का इंपॉर्टेंस सेम ना हो, तो सारे वैल्यू का इंपॉर्टेंस सेम ना हो तो वेटेड एवरेज काम आता है। तो अभी अपन ने कहा था मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन रिलेशन होता है। एवरेज रेट निकालने के लिए क्या काम आता है, तो मैंने जब जीएम पढ़ाया था उसके नीचे एक नोट दिया था, एवरेज रेट निकालने के लिए जीएम एंड एचएम दोनों काम आते हैं अलग अलग सिचुएशंस। सबसे डिफिकल्ट कौन है, तो जीएम सबसे डिफिकल्ट है। कौन यूनिकली डिफाइन नहीं है, तो बेटा मोड हमारे लिए कभी भी यूनिकली डिफाइन नहीं है, हो सकता है निकले सीरीज का, हो सकता है नहीं हो, और हमने कहा भी था ना हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा मोड निकल कर आ जाए। सबसे ज्यादा यूज बेटा ना एएम को किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज बेटा एएम होता है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो याद है जैसे सीरीज में बेटा मेरे लिए 6 ऑब्जर्वेशन तो 6+1/2 एन करता हूँ, n+1/2 करता हूँ तो बेटा ये 3.5 आता है। तो अपने को बनाना पड़ता था ना थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2 कर कर मीडियन बनाते थे। मैंने बोला भी था ये मीडियन हमारे लिए सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यू होता है। दो मिडिल वैल्यू बेटा हमारे लिए, जैसे 6 वैल्यू थे 1 2 3 4 5 6, 6 के मिडिल वैल्यू ये दो है ना 3 एंड 4, इन दोनों के जो वैल्यू रहे होंगे उनका एवरेज करने पर मीडियन आता है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसको इफेक्ट नहीं करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम वैल्यू पहला और आखिरी वाला वैल्यू, दो चीजों को मीडियन मोड को इफेक्ट नहीं करता है। मेरे पास ऑप्शन मीडियन मोड दोनों है बट बोथ वाला आंसर नहीं है, पहली प्रायोरिटी मीडियन को लगाएंगे। ओपन एंडेड में क्या निकलता है बेटा, तो मीडियन मोड दोनों निकलता है, लेकिन ओपन एंडेड के लिए सबसे बेस्ट मेजरमेंट बेटा हमारे लिए मीडियन होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है, तो ए स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, यूजुअली मीन सबसे बेस्ट होता है। ओपन एंडेड में बेटा बेस्ट मीडियन है, मगर यूजुअली अगर जनरली बात करें तो एएम सबसे बेस्ट होता है। कौन सा रॉन्ग है, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, डिफाइन है बेटा राइट है, ये तो सिर्फ मोड ही तो डिफाइन नहीं है। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये रॉन्ग है ना बेटा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में सब इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा ही मीन होता है, तो ये हमारे लिए फॉल्स है। सी भी सही था, मीन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है तो ये ट्रू था बेटा, तो बी ऑप्शन। एएम जब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं ना, ये तो समझो थोड़ा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, ये 3 है 7 है, मतलब ये 3 स्टूडेंट वो है जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9.99 तक कुछ भी रहे होंगे, ये 7 स्टूडेंट वो हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19.99 तक कुछ भी रहे होंगे। बट याद है हम लोग बेटा एएम जीएम एसएम निकालने के लिए हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं 5 एंड 15, और अब हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये 3 मार्क्स बेटा ना
3 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, इन 7 स्टूडेंट्स की 15 मार्क्स आए हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ये 3 स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9.9 हो सकते हैं इन तीनों की 0 आए हो ना, बट एम जी एम एस एम निकालते एकदम एक एजम्पशन मान लेते हैं इन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल टू मिड वैल्यू रहे होंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। सी ऑप्शन बेटा हमारे लिए लगेगा। ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल कर देता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी बेटा सेंट्रल लोकेशन निकाल कर देता है ऑब्जर्वेशन का। ये जो स्कैटर्ड वर्ड है ना बेटा, ये डिस्पर्शन निकाल कर देता है, जो कि हमारा अगला चैप्टर। तो सेंट्रल लोकेशन बीच वाला वैल्यू जिसकी इर्द गिर्द सारे वैल्यू मूव करेंगे, उस सेंट्रल लोकेशन को हम लोग बेटा यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। 23rd थ्योरी क्वेश्चन रीड करना है और टिक लगाना है। ये आपका सेट ए बी हो गया, सेट बी प्रैक्टिकली मैं करा चुका हूँ, सेट सी हमने नहीं करना है और कोई एडिशनल भी इसमें नहीं करना है। एग्जाम क्वेश्चन में ये 4-5 क्वेश्चन ही अब तक आए। एक्सट्रीम वैल्यू मोड को कोई इफेक्ट नहीं करती, अभी हमने पढ़ा है। इससे प्राइस का मतलब यहाँ वैल्यू है ना, ये प्राइस ऑफ एवरेज मतलब एवरेजेस, इनमें से कौन से एवरेजेस का वैल्यू बेटा हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो मोड हिस्टोग्राम से निकलता है बेटा, मीडियन और जाइव से निकलता है। करेक्ट आंसर है बेटा, मोड एंड मीडियन को निकाल सकते हैं। किसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? ग्राफ से। तो मीन कभी भी ग्राफ से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ये पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, इसके भी क्या। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस है। रॉन्ग है ना बेटा, मीडियन तो सिर्फ मीडियन क्लास पर बेस है, ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस तो वो होते हैं जहां मिड वैल्यू चाहिए। मोड एक मिड वैल्यू है, नहीं है बेटा। मीडियन इज सेकंड क्वार्टाइल, यहाँ एक करेक्शन कर देना, मीडियन हमारे लिए सेकंड क्वार्टाइल कहलाता है। ऑब्वियसली राइट है, मीडियन को ही सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, ये भी मैंने पीछे वाले चैप्टर में बता दिया था। कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? तो मोड सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन है, अर्थमेटिक मीन है, लेकिन मीन डेविएशन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। यहाँ हमारे मीन डेविएशन हमारे लिए बेटा ना डिस्पर्शन है, यहाँ आपका आंसर मीन डेविएशन। 5 ही क्वेश्चन आए इतने अटेम्प्ट में, इनमें भी ऐसा थ्योरी वाला पॉइंट कोई नहीं है सिवाय वो पहले वाले क्वेश्चन के, बाकी तो दोनों तो आपके पीछे वाले चैप्टर के क्वेश्चन है 3 तो। इसलिए अपने को यहाँ कोई एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, अब जो दिया है बस वही कंटेंट की प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग एक रिवीजन क्लास रख लेंगे पूरे सेंट्रल टेंडेंसी का एक साथ, उसके बाद आपका टेस्ट 1-2 दिन में रहेगा, वो अनाउंस कर देंगे आपको कि कब टेस्ट रखना है, तब तक प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो एक दिन आपका अभी मैं कल परसों रिवीजन क्लास रख दूंगा और उसके बाद आप लोगों का टेस्ट रख लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।